Good morning everyone. So today we will discuss about the general characteristics of catalyst. तो फर्स्ट पॉइंट देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसकी क्या कैपेसिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की. तो मैंने आपको जब इसकी थ्योरी करवाई थी यानी मैकेनिज़्म करवाया था, ठीक है, कैटलिस्ट का हेट्रोजीनियस में, तो वहाँ भी बताया था. तो यहाँ देखो रिएक्टेंट पहले क्या करता है, कैटलिस्ट के सरफेस पर आता है और फिर क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स. अब ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस टाइम वहाँ प्रोडक्ट कम्प्लीटली बन चुका होता है. अब फिर फाइनली क्या होएगा, प्रोडक्ट कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा. तो आपने ये रिएक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो अब मैं जो यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप देखो SO2 भी गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में और NO2 भी गैसीय स्टेट में है. तो ये कौन सी टाइप है, ये टाइप है होमोजीनियस की. ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, SO3. तो आपने इसके मैकेनिज्म में दिखाना कि किस तरह से NO2 अब रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है और फाइनली रीजनरेट कर लेता है. तो पहले NO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, SO2 से. ठीक है, इसको सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में SO2 NO2 से रिएक्ट कर रहा है, यानी SO2 NO2 के सरफेस पे आ जाएगा. सिर्फ सरफेस देता है कैटलिस्ट, उससे रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है, अब क्या बनेगा, SO3 एंड NO. ठीक है, NO फिर किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि अब इस रिएक्टेंट में क्या बच गया था, ऑक्सीजन, और क्या बना देगा, NO2. तो अब आप देखो यहाँ पे क्या रीजनरेट हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है रीजनरेट हुई है, वो क्या हुई है, NO2. भी NO2 आपने जो यूज़ किया था वही रीजनरेट हो गया. इट मीन्स यहाँ पे NO2 क्या है, एक कैटलिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है. तो किस तरह से कि जब भी कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हो और अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से, ठीक है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है. ठीक है, यानी जितनी स्पीड से ये फॉरवर्ड में गया उतनी स्पीड से ये बैकवर्ड में जाता है. तो यहाँ लिखा भी हुआ देखो, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ये नहीं है कि भाई वो लेट गेन होगा, नहीं, बल्कि उससे तो स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता. ठीक है, बल्कि क्या कर देता है, अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली. नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि जो कैटलिस्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तब भी वो स्पीड को बढ़ा देता है. तो यहाँ इसने दे दिया कि जो प्लैटिनम है हम कितना यूज़ करें, 10⁻⁸ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. भी अगर हम प्लैटिनम यूज़ नहीं करते तो रिएक्शन की स्पीड क्या होती, कम. बट अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज. यहाँ लिख भी दिया इसने, 1 molecule of enzyme catalyst under certain conditions decompose 5 million molecules of H2O2 in 1 minute. 1 मिनट में इतने मिलियन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है, डिकम्पोज. ठीक है, तो यानी इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज. नेक्स्ट देखो कैटलिस्ट किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. ठीक है, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी किया था कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ भी देख लो आप, इसने H2O2 की डिकम्पोजिशन करवानी है, पर जब सेकंड रिएक्शन में इसने I नेगेटिव ले लिया एज ए कैटलिस्ट. ठीक है, तो विदाउट कैटलिस्ट तो इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, 76 किलो जूल. बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अब एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 57 किलो जूल. इट मीन्स कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर देता है, डिक्रीज. ठीक है, पहले तो इतनी ज़्यादा देनी पड़ रही थी तब रिएक्शन हो रही थी, अब कितने में काम चल रहा है, 57 किलो जूल. नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं करता. रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी वही रहती है चाहे कैटलिस्ट लो चाहे ना लो. तो क्या चेंज होता है, ओनली क्या बोला था अभी मैंने पिछले वाले पॉइंट में, क्या चेंज होता है, ओनली एक्टिवेशन एनर्जी. तो दिखा देती है आपको फिर से. तो आप यहाँ देख लो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी. ठीक है, ये प्रोडक्ट की है. तो चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो, दोनों ही केस में एनर्जी दोनों की क्या है, सेम.
नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ लिखा हुआ है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्पीड बढ़ाता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जो ये पता लगा है कि वहाँ पे ये रिएक्शन को इनिशिएट भी कर सकता है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसका जो वर्क होता है दैट इज़ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अब आप यहाँ देखो, ग्राफिकली बता भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में इसने ग्राफ बनाया था, रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। जब इसने कैटलिस्ट नहीं लिया था, जो ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला है विदाउट कैटलिस्ट, और जो नीचे वाला है ये कौन सा है, विद कैटलिस्ट, नीचे वाला। तो देखो विद कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम। तो इसका मीनिंग क्या है, कैटलिस्ट सिर्फ अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या कर देता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से ही स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज। नेक्स्ट आप देखोगे कि कैटलिस्ट के फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन क्या है, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स। तो नेम ही इनका सजेस्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। किसकी स्पीड को, रिएक्शन की। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेगा। बट आप देखो प्रोमोटर्स क्या होते हैं, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो किसी की हेल्प करें। तो प्रोमोटर्स भी एक तरह की कैटलिस्ट ही होते हैं, जो कैटलिस्ट की ही एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपने साथ ही दूसरे कैटलिस्ट की स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्रोमोटर्स तो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जबकि इनहिबिटर क्या करते हैं, डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख लो, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, अमोनिया। जो ये मोलिब्डेनम है ये क्या है, प्रोमोटर, ये आयरन की स्पीड को बढ़ा रहा है। तो इसे क्या बोलोगे आप, प्रोमोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयरन की प्रेजेंस में फिर से अमोनिया बना रहा है, बट अब इसने एक प्रोमोटर नहीं लिया, क्या ले लिया, H2S। तो H2S क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को घटा रहा है। भाई आपको अमोनिया जनरेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है अमोनिया का वो ज़्यादा चाहिए तो मोलिब्डेनम डाल दो, बट अगर आपको कम अमाउंट में चाहिए तो इसकी स्पीड को क्या कर दो, कम। तो क्या यूज़ कर लोगे, H2S। तो सेकंड केस में ये पॉइजन है, फर्स्ट केस में ये प्रोमोटर्स है। सो नेक्स्ट टॉपिक यू विल रीड हियर, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है एंजाइम्स, ठीक है। तो जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। उनको करवाने वाला कौन है, एंजाइम्स। तो इसकी डेफिनेशन देखो अब क्या हो गई है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स विच कैटलिस्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसने प्रोड्यूस किया, लिविंग सेल ने, क्योंकि हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस कर रही है। और क्या करवा रही है वो, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, जो ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस होती है, यानी जो लिविंग बीइंग में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो आप देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी किया था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर यानी क्या है, शुगर केन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला है, जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो इन्वर्टेज इसमें क्या यूज़ करते हो, एंजाइम, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल देखो, ग्लूकोज को जब आप इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हो तो क्या यूज़ करते हैं, जाइमेज। तो ये भी किस में होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो है लिविंग सेल्स में हो रही है, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, जो इसमें यूज़ होने वाला सब्सटेंस है दैट इज़ एंजाइम। अब आप इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स करोगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ करोगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है एफिशिएंसी। भी इसकी कितनी एफिशिएंसी है, ये रिएक्शन की स्पीड को कितना बढ़ा सकता है, 10⁸ टू 10⁻20 टाइम्स, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इफ़ देयर वर नो एंजाइम्स इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इट वुड हैव टेकन 50 years टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील। थोड़े से सब्सटेंस को, थोड़ा सा खाना जो है हम ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसको 50 years लग सकते हैं अगर हमारे बॉडी में क्या ना हो, एंजाइम्स। तो कई बार जीके क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि एंजाइम्स का होना हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है या नहीं। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीडली होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्पेसिफिसिटी, यानी एंजाइम भी स्पेसिफिक नेचर में होते हैं।
जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एंजाइम यूरिएज इसने बोला है, जो किसकी हाइड्रोलिसिस करवाता है, यूरिया की। वो किसकी नहीं करवा सकता, एन मिथाइल यूरिया। क्यों भाई, दोनों सिमिलर सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सिर्फ ये ब्रांचिंग के अंदर आता है, पर फिर भी हम यूरिएज को यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखा है स्मॉल क्वांटिटी। बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह से एंजाइम्स भी स्मॉल क्वांटिटी में हमें नीड होती है, ठीक है। दूसरा, इस एंजाइम्स को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच वैल्यू चाहिए होती है। तो ये किस पे ज़्यादातर वर्क करता है, ठीक है, यानी अपनी जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी एंजाइम किस टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पे दिखाता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच कितना 7.4। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसीलिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पर एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब यहाँ देख लो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। जो अभी आपने पॉइंट्स किए तो उन्हीं को यहाँ पे इसने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एफिशिएंसी वी हैव डन, स्पेसिफिक नेचर, किस टेम्परेचर और पीएच पे चाहिए वो भी हमने कर लिया। वो फिक्स टेम्परेचर प्रेशर था, यहाँ इसने रेंज में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे आपने कैटलिस्ट में किया था कि प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स की नीड होती है, इसी तरह से यहाँ भी एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम की नीड होती है। तो एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, जनरली आयंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो किसको एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम्स को। और जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से दिखाई देते हैं, बिल्कुल एंजाइम की तरह ही दिखाई देते हैं। और यहाँ देखो लास्ट में लिखा है इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है, इट विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी, ठीक है। ये एंजाइम्स को किस जो है उसके काम करने का ढंग है उसको क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक यू विल रीड हियर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे कैटलिस्ट का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट एक्टिवेट होता है, इन द सेम वे आप यहाँ करोगे, एंजाइम का भी मैकेनिज्म होता है कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो ये बिल्कुल इस तरह से बिहेव करता है जैसे लॉक एंड की मेथड हम करते हैं। तो आपने बायो में शायद पढ़ा होगा मेडिकल स्टूडेंट्स ने कि किस तरह से लॉक के अंदर क्या करती है कि एंटर कर जाती है, उसकी शेप को चेंज करके बाहर निकल जाती है। इन द सेम वे यहाँ एंजाइम भी क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करवाता है। सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन, आप एनिमेशन के थ्रू देख लो किस तरह से ये एंजाइम वर्क करता है। तो यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन से बना होता है, एंड इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो सी हियर किस तरह से ये वर्क करता है। इसके ऊपर जो ये होल्स हैं इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्ट करता है। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। तो जैसे रिएक्टेंट इसके सरफेस पर आएगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी तो देखो यहाँ लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो अब रिएक्शन होने के बाद उसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए और वो एक्टिव साइट्स नए सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हो गया। अब नया सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड। तो यहाँ आप देखो जो एंजाइम है वो एज इट इज़ रहा, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इस तरह से क्या करता है, सबस्ट्रेट पहले एक्टिव साइट्स पर आता है और वहाँ एक केमिकल रिएक्शन करवाता है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम को क्या कर देता है, रीजनरेट। तो आपने देखा एनिमेशन के थ्रू किस तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर आता है। तो सबस्ट्रेट एक्चुअल में बन जाता है क्या, एक रिएक्टेंट, ठीक है, वो रिएक्टेंट होता है, सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ ये देखो ये लिखा हुआ है कि जो इस पे जो एक्टिव साइट होते हैं एक्चुअल में वो होते क्या है, वो किससे बने होते हैं, वो एक फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। इसीलिए सबस्ट्रेट के पास भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक्टिव साइट्स पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर से ही रिएक्ट करता है, इसीलिए बोलते हैं कि एंजाइम कैसा होता है, स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। हर एंजाइम हर रिएक्शन के लिए आप प्रोसीड नहीं करवा सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पॉइंट्स देख लो, इसे रीड कर लेना यहाँ से, ठीक है। स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एक्टिव साइट्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उन
उस एक्टिव साइट्स का जो शेप होती है वो सिलेक्टिव होती है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि सबस्ट्रेट ही उसमें आ सके। एक पर्टिकुलर लोक में ही आती है, हर लोक मीन्स हर की एक लोक में नहीं आ सकती। इन द सेम वे सारी सबस्ट्रेट एक ही एंजाइम में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका एक्टिव साइट्स जो होता है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। सो इफ़ करेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म विल कम, अगर आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।